हेलो बच्चों, वेलकम टू फार्मेसी आईटीज। यहाँ पर हम समझते हैं फार्मेसी के टॉपिक्स को एक आसान तरीके से। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का और ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं G6PD। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स और नोट्स अवेलेबल होते रहेंगे और नोट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। देखिए, आरबीसी जो होती है, आरबीसी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करने के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। ये जो एंजाइम होता है, ये आरबीसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, मतलब उसको ऑक्सीडेशन से रोकता है। अगर किसी कंडीशन में किसी पर्सन को इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बढ़ जाएंगी, जिसके कारण आरबीसी का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। आप समझे बेसिक को? फिर से एक बार बताता हूं। आरबीसी में ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए इस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हुआ कोई इंसान, तो उसमें आरबीसी का ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। आरबीसी का ऑक्सीडेशन मतलब उसका ब्रेकडाउन होना। तो इसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। तो आरबीसी का नंबर कम होता जाएगा, जिसको अपन अनीमिया के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी के सेल की रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण हार्ट रेट पे अफेक्ट पड़ेगा। तो कई सारे सिम्टम इससे एसोसिएटेड हैं। तो चलिए इसको आप स्टार्ट करते हैं। ये एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जिसके कारण अमाउंट ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज बॉडी में, ब्लड में कम हो जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ये जो एंजाइम होता है G6PD डेफिशिएंट हो जाता है, बॉडी डेफिशिएंट हो जाती है इस एंजाइम के, और इसका फिर इफेक्ट दिखने लगता है। ये एक एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे फीमेल की बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और एक्स, और मेल की बॉडी में क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई। यहाँ पे किसी एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो, जैसे मान लीजिए जो जीन है जो ये एंजाइम बना रहा है, उस जीन के दो एलील्स हैं। ठीक है, ये और आसान समझिए इसको। एक एंजाइम के लिए मान लीजिए दो जीन यहाँ पे अवेलेबल है, किसमें? फीमेल बॉडी में। एक जीन यहाँ पे होगा, एक जीन यहाँ पे होगा। तो अगर फीमेल बॉडी का ये जीन म्यूटेट हो गया, जो ये एंजाइम बना रहा है, अगर ये वाला म्यूटेट हो गया, अगर एक म्यूटेट हो गया, तो फीमेल को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा जीन उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बैठा है। तो दूसरा जीन उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेगा। पर मेल के केस में ऐसा नहीं होता। मेल के केस में अगर एक क्रोमोसोम एक्स पर जो जीन प्रेजेंट है, उसने अगर काम करना, उसका काम अगर डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उस मेल को डिजीज होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये जो डिजीज है ये दोनों क्रोमोसोम अफेक्ट होने के कारण होती है, तो उसको अपन रिसेसिव डिजीज कहते हैं, जो कि यहाँ फीमेल के केस में हम अच्छे से देख सकते हैं। पर क्योंकि मेल में उसका कोई दूसरा जीन अवेलेबल नहीं है उसके इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए उसको डायरेक्ट ये डिजीज हो जाती है। तो ये जेनेटिक रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव मतलब जब दो जीन अफेक्ट होंगे तभी ये डिसऑर्डर वहां पे एक्सप्रेस होगा। पर मेल के केस में रिसेसिव डिसऑर्डर की कंडीशन नहीं आती। वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण वो इंसान डिजीज से सफर कर जाता है। वाई क्रोमोसोम में उसके लिए जीन नहीं होता। तो यहाँ पे ये एक्स लिंक रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण आरबीसी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे हिमोलिसिस यानी आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जब ये ऐसे लोग किसी फूड के कांटेक्ट में, किसी मेडिसिन के कांटेक्ट में और इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये केस देखने मिलता है। नॉर्मली अगर ये ऐसे कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इतना ज्यादा ऐसे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिफेक्टिव जीन जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। मेल्स में एक एक्स क्रोमोसोम होता है इसको कंट्रोल करने के लिए, और अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो उस मेल को एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में म्यूटेशन को कंट्रोल, इस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए दो जीन्स होते हैं। तो अगर म्यूटेशन एक क्रोमोसोम में हुआ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर दोनों क्रोमोसोम में हो गया तो वो फीमेल डिजीज से सफर करेगी। पर ये रेयर केसेस में होता है ना। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम एक साथ म्यूटेट हो जाए, उस जीन में एक साथ म्यूटेशन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो मेल में जो होता है, मेल ज्यादा इसके लिए सफर करते हैं, प्रोन होते हैं इस डिजीज के लिए, वो जल्दी सफर करते हैं।
तो इसीलिए हेंस मेल आर मच अफेक्टेड ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी एज कंपेयर टू फीमेल्स। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन में देखा जाता है। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अफेक्ट होंगे तभी ये डिसऑर्डर होगा, पर मेल में क्योंकि दो एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, एक एक्स क्रोमोसोम में इसका जीन होता है इसके फॉर्मेशन के लिए, इस एंजाइम को बनाने के लिए, अगर वो म्यूटेट हो गया तो मेल सफर करते हैं इस डिजीज से। ऐसे लोगों में जिनमें ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है उनमें हीमोलिटिक अनीमिया होता है आफ्टर ईटिंग फावा बीन्स, जो सेम सेम सब्जी होती है, वेजिटेबल होती है, उसके बीन्स खाने पे और कुछ एंटीबायोटिक लेने पे। एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि जो फावा बीन्स होते हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं ये यूं समझ लीजिए कि कुछ ऐसे केमिकल्स को बनाते हैं जो केमिकल्स आरबीसी में ऑक्सीडेशन के को बढ़ाने का काम करते हैं, मतलब वो उसको ट्रिगर करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को वहां पे प्रमोट करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, अगर वो ऐसे सब्सटेंसेस को खा लें तो उनकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होगी आरबीसी में, वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे लोग ज्यादा सफर करेंगे इस डिजीज के कारण, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और प्रॉब्लम कैसी होती है? अनीमिया हो जाता है, ये मैंने भी बताया, आरबीसी वहां पे उनकी डेथ होने लगती है। रैपिड हार्ट रेट होगा क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वहां पे बिगड़ जाएगी अगर, तो उसका इफेक्ट हार्ट रेट पे भी पड़ेगा। फीवर, फटीग यानी बुखार आएगा, थकान होगी और डिजीनेस होगी, अनइजीनेस होगी, हल्का सर दर्द या यूं समझ लीजिए कि चक्कर आना, इस टाइप के इफेक्ट देखे जाते हैं। माउथ जो होता है वो जनरली पेल हो जाता है, थोड़ा सा येलो हो जाता है, और जॉन्डिस केस यहाँ पे देखा जाता है, यानी स्किन का येलो होना। तो अब हम इसकी पैथोलॉजी डिस्कस करते हैं। इसकी पैथोलॉजी को समझने के लिए हमें पहले ग्लूटाथियोन के बारे में समझना पड़ेगा। ग्लूटाथियोन जो होता है ये एक एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस जो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू बनता है कुछ अमीनो एसिड्स का यूज करके, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सिस्टीन हो गया। इन तीनों अमीनो एसिड में जब एंजाइमेटिक एक्शन होता है तो ग्लूटाथियोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्लूटाथियोन होता है ये एक्चुअली में एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकता है आरबीसी के अंदर, जिससे आरबीसी का हीमोलिसिस नहीं होता। अगर ये रिड्यूस्ड स्टेट में बना रहे तो ये बहुत अच्छे से उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है, आरबीसी मेम्ब्रेन को अच्छे से बनाकर रखता है। तो ग्लूटाथियोन जो होता है वो आरबीसी को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। जो एनएडीपीएच होता है, एनएडीपीएच बनता है किससे? एचएमपी से। ये अभी हमने देखा कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, और ये एनएडीपीएच ग्लूटाथियोन को उसको रिड्यूस्ड स्टेट में मेंटेन करके रखने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे ये ग्लूटाथियोन को रिड्यूस स्टेट में रखता है। अब ये रिड्यूस स्टेट होने से फायदा क्या होता है? देखिए आरबीसी में जो होता है आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आयरन होता है। ये जो ग्लूटाथियोन होता है वो आयरन को फेरस स्टेट पे मेंटेन करके रखता है, Fe2+ की स्टेट में मेंटेन करके रखता है। अगर वो Fe3+ के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, यानी मेट हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो ये मेट हीमोग्लोबिन जब लगातार बनता जाएगा तो उसका एक्यूमुलेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगा, और मेट हीमोग्लोबिन और पेरोक्साइड ये दोनों मिलकर आरबीसी की मेम्ब्रेन को रप्चर करने लगते हैं, हीमोलिसिस कॉज करने लगते हैं। तो ये जो ग्लूटाथियोन होता है ये Fe2+ स्टेट को मेंटेन करके रखता है ताकि मेट हीमोग्लोबिन का एक्यूमुलेशन रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए। ये आप ध्यान रखिए, अच्छे से इसको याद करिए। ये दोनों मिलकर हीमोलिसिस कॉज करते हैं, ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं, जिससे आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर होती है, हीमोलाइसिस होता है। इसके अलावा ये जो ग्लूटाथियोन रिड्यूस स्टेट में होता है वो आरबीसी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को, मतलब उसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरबीसी को कुछ मेडिकेशन से भी बचाता है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गया। ये फ्लोचार्ट के थ्रू मैंने इसको यहाँ पे समझाया है। देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जो अपन ने पढ़ा था हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लूकोनेट का फॉर्मेशन करता है। ये जो फॉस्फोग्लूकोनेट होता है ये इस दौरान, मतलब जब बनता है तो एनएडीपीएच बनेगा, तो ये एनएडीपीएच जो होता है वो ग्लूटाथियोन को रिड्यूस स्टेट में मेंटेन करके रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ग्लूटाथियोन रिड्यूस स्टेट में आएगा तो वो आरबीसी पे डिफरेंट तरह के एक्शन देगा जो अभी हमने यहाँ पे पढ़े थे। इसके ट्रीटमेंट में जनरली लोगों को ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको पहले से बता दिया जाता है कि कौन से फूड सब्सटेंस उनको लेने हैं या कौन सी एंटीबायोटिक उनको नहीं लेनी है। तो कुछ अवॉइड करने वाले फूड और एंटीबायोटिक जो अवॉइड की जाती है वो डॉक्टर उन्हें पहले से बता देते हैं। तो जैसे पेशेंट्स जो होते हैं वो कुछ ड्रग्स और कुछ फूड सब्सटेंस को अवॉइड करते हैं जिससे ऑक्सीडेंट स्ट्रेस ना हो।
कुछ एंटीबायोटिक्स को स्पेशली मना किया जाता है, उस केस में नहीं दिया जाता। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम होती है तो इसका इफेक्ट 2 दिन में करीब दिखने लगता है। ये जो एब्नॉर्मेलिटी आती है बॉडी में, ये 2 दिन में दिखने लगती है और उस कंडीशन में फिर कुछ थेरेपीज दी जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई उनको दिया जाता है ताकि ये प्रॉब्लम उनकी धीरे-धीरे कम हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।